हेलो दोस्तों, यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलटीजी, आईसी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी और विभिन्न हिस्ट्री एग्ज़ामों में आपका स्वागत है। तो आइए देख लेते हैं दोस्त रज़िया सुल्तान के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्त मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्त हम लोग पहला राजवंश पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला गुलाम वंश देख रहे हैं। दोस्त गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं रज़िया सुल्तान के बारे में। तो आइए कुछ थोड़ी सी बात रज़िया सुल्तान के बारे में कर लेते हैं। दोस्तों, इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान को शासक बनाया और बंगाल अभियान से जब वापस आया तो देखा कि दिल्ली की सत्ता को उन्होंने बखूबी उनके अनुपस्थिति में, इल्तुतमिश की अनुपस्थिति में रज़िया ने बखूबी उसे संभाल कर रखा था, जिससे वो अत्यधिक प्रसन्न हुआ और रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया है दोस्त। ये पहली मुस्लिम शासिका थी, भारत में पहली मुस्लिम शासिका रही हैं जो भारत में शासन की हैं। तो यहाँ से रज़िया के बारे में एक दो सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। तो ये रज़िया सुल्तान हुई दोस्त। तो ग्वालियर से वापस आने के बाद, ये देखिए जो मैं बता रहा था कि ग्वालियर से वापस आने के बाद इल्तुतमिश रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंके और उस पर उसका नाम अंकित करवाया। इतना प्रभावित हुआ जब वह ग्वालियर अभियान से दिल्ली वापस आया, तो दिल्ली को रज़िया सुल्तान ने बखूबी अपनी योग्यता के बल पर और बुद्धिमत्ता के बल पर संभाले रखा, जिससे वह बहुत प्रभावित हुआ। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों व अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास था। रज़िया के काल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। रज़िया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया। रज़िया जनता के दरबार में लाल वस्त्र धारण करके न्याय की मांग की। उसका विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया, जिसमें निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कोची, कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुख थे। रज़िया के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व एल्तगिन तथा अल्तुनिया ने किया। रज़िया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा कोट और कुलाह टोपी पहनकर दरबार में बैठती थी तथा शासन का कार्य वह स्वयं संभालती थी। एल्तगिन को रज़िया ने बदायूं का इक़्तिदार और फिर अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद तथा अल्तुनिया को तबर-हिंद बठिंडा का एक असीरियाई हबशी अफसर जलालुद्दीन याकुत को अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। तो 1240 में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अमीरों ने रज़िया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। रज़िया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु वह बहराम शाह द्वारा पराजित हुए तथा 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल में उसकी हत्या कर दी गई। रज़िया के राज्यारोहण में दिल्ली की सेना, जनता और अधिकारियों का सहयोग था। रज़िया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थी। कुछ इतिहासकार रज़िया की असफलता का कारण उसके महिला होने को मानते हैं। एल्फिंस्टन के अनुसार यदि रज़िया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। आइए देख लेते हैं अगला शासक दोस्त। अगला मुइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 ईस्वी तक अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद नायब-ए-मुमलकात की स्थापना की, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। यह पद एक संरक्षण
के समान थी। सर्वप्रथम यह पद नायब रज़िया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एक नेता अल्तज़िन को मिला। इस प्रकार वास्तविक शक्ति व सत्ता के अब 3 दावेदार थे, सुल्तान, नायब और वजीर। इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अगला शासक देख लेते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1240 शासन किया। इसके शासनकाल में समस्त शक्ति 40 सदस्यों के पास थी। सुल्तान नाम मात्र के लिए ही था। बलवन अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ तथा वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। अगला शासक दे लेते हैं नासिरुद्दीन महमूद। यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था तथा खाली समय में कुरान की नकल करना उसकी आदत थी। मिन्हाज उद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नसीरी उसे ही समर्पित की, जिसके शासनकाल में वह मुख्य काजी के पद पर था, जो बाद में षड्यंत्र द्वारा उसी के शासनकाल में हराया गया। नासिरुद्दीन महमूद के शासन काल में समस्त शक्ति बलवन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में बलवन ने उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना का पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमलकात पद दिया। इसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था जो बलवन का विरोधी था। इसका नेता इमामुद्दीन था। अगला देख लेते हैं दोस्त। आइए बलवन के बारे में जान लेते हैं प्रमुख बातें दोस्त बलवन के बारे में। तो बलवन गुलाम वंश का एक महान शासक माना जाता है। बलवन ने 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलवन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। बलवन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छात्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारियों के बारे में विस्तृत रूप से विचार किए। आइए बलवन के बारे में जान लेते हैं दोस्त। बलवन 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलवन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। बलवन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान के छात्र उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बलवन ने राजत्व सिद्धांत की 2 विशेषताएं थी। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होगा। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। उसने सीधा और पैबोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया जो मूलतः ईरानी थी और जिन्हें गैर इस्लामिक समझा जाता था। उनके अतिरिक्त उनके कई त्यौहार नवरोज़ आदि आरंभ हुआ। 1779 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिक खां ने विद्रोह किया। यह प्रथम गुलाम सरदार का विद्रोह था। तुगरिक ने मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की था। अपने नाम से सिक्के चलाए, खुतबा पढ़वाया। बाद में बलवन ने विद्रोह को दबाया तथा विरोधियों का मृत्युदंड दिया। उत्तर पश्चिम सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण करवाया था। अपने ज्येष्ठ पुत्र शाहजहां
शाहजादा मोहम्मद को वहाँ का शासन सौंपा, किंतु मंगोलों के एक प्रबल आक्रमण का सामना करने के लिए वह मारा गया। विख्यात कवि अमीर खुसरो, जिसका उपनाम तूतीय हिंद, भारत का तोता तथा अमीर हसन भारत का सर्दिक ने अपना साहित्यिक जीवन शाहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकवाद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो एक अत्यंत विलासी एवं कामुक व्यक्ति था। बलबन संपूर्ण प्रशासन अराजकता के ग्रस्त हो गया और राज दरबार अमीरों की उच्च आकांक्षाओं एवं संघर्षों की गिरफ्त में आ गया। अमीरों ने एक गुट के नेता आरिज ममालिक और फिरोज जलालुद्दीन कैकवाद की हत्या करके राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। डॉक्टर A.B. हबीबुल्लाह ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ता का युग कहते हुए उनके लिए कंसोलिडेशन शब्द का प्रयोग किया। प्रसिद्ध इतिहासकार K.N. निजामी ने बलबन का उपयोग एक अभिनेता के रूप में किया है। तो ये रहा दोस्त आज का वीडियो, कल से हम लोग आगे देखेंगे। तो आज हम लोग रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में देख चुके हैं दोस्त। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।